नमस्कार योद्धाओं। हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको योद्धा ही कहूँगा क्योंकि ये एक रणभूमि है और हमारा संघ लोक सेवा आयोग जिस स्तर की परीक्षा का आयोजन करता है वो किसी भी पानीपत की तीनों लड़ाइयों से ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा उच्च स्तर की है। यहाँ पे श्री कृष्ण भी आप हैं और अर्जुन भी आप, चाणक्य भी आप हैं और चंद्रगुप्त मौर्य भी आप। रणनीति भी आपको बनानी है और उसका एक्सिक्यूशन भी आपको ही करना है। आपको अपने साधनों का इस्तेमाल करके, साधनों का उचित इस्तेमाल करके अपने साध्य की प्राप्ति करनी है। अपने साध्य से अलग जीवन में आपको अब और कुछ नहीं दिखना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको आज एक इंट्रो क्लास के बारे में बताऊंगा। ये हमारी एक वर्कशॉप टाइप में क्लास होगी जिसमें हम आपको इतिहास के कुछ पहलुओं से रूबरू कराएंगे और अपने विश्व इतिहास की एक आधारशिला रखेंगे। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा कि इतिहास कहानियों में, इतिहास और कुछ नहीं है, सिर्फ कहानियों से सीखा जा सकता है। इतिहास कहानियों से सुनकर अपने आत्ममंथन से, अपनी लेखन शैली के द्वारा इसमें अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इतिहास ही क्यों, और शुरुआत भी हमने विश्व इतिहास से ही क्यों की। इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। ये प्रश्न आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। इतिहास ही क्यों? इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको आपके अतीत से रूबरू कराता है, आपको आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता के बारे में नॉलेज देता है, आपको बताता है कि आप क्या थे और आज क्या हैं। इतिहास ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रमाणित तथ्यों का प्रयोग करके उस पर अपने तर्कों की सहायता से हम कहानियाँ लिखते हैं। कोई भी कहानी अगर आपने सुनी हो, उस कहानी में तथ्य जितने मजबूत होंगे, उस पर दिए गए तर्कों का आधार जितना मजबूत होगा, वो कहानी उतनी ही प्रमाणिक होगी। इतिहास कुछ नहीं है। इतिहास में सिर्फ आपको उसकी राजनीतिक विचारधारा, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी धार्मिक स्थिति, उसकी सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ही जानना है। पूरा का पूरा इतिहास, जैसे बहुत सारे लोगों के द्वारा आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये 10,000 पेजेस का सिलेबस है, आप इसमें रिवीजन नहीं कर पाएंगे, डेट नेम फैक्ट्स आप याद नहीं कर पाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको डेट नेम फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती। यूपीएससी में कभी भी डेट नेम फैक्ट्स पूछे ही नहीं जाते। वो सिर्फ और सिर्फ आपके तर्कों को देखना चाहता है कि आपके तर्क कितने मजबूत हैं और कितने प्रभावशाली हैं। आपने जो तथ्य दिए वो आपके पूर्ण हैं या अपूर्ण हैं, उनकी प्रामाणिकता क्या है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पर। जैसे इतिहास को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा इतिहास कितनी विचारधाराओं पर लिखा गया है, इतिहास की लेखन शैली के लिए कितनी विचारधाराओं का प्रयोग किया गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी विचारधारा सबसे पहला स्थान रखती है। उस समय ब्रिटिश काल के अधिकारी यहाँ पे शासन करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल था। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर दो दृष्टिकोण का उदय हुआ, एक प्राच्यवादी और एक उपयोगितावादी। इतिहास लेखन से तात्पर्य, अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जो तथ्य दिए गए हैं उनकी व्याख्याएं ही हैं। और स्वाभाविक स्तर पर ऐसा हो सकता है कि एक तथ्य की व्याख्या बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्कों के आधार पर की हो। उनके तर्क एक दूसरे से काल और सापेक्ष के आधार पर विभिन्नता रखते हों। यही इतिहास का मूल है। अगर आपने इसको जान लिया तो आपने इतिहास को समझ लिया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक इतिहासकार हुए हैं E.H. कार करके, उनकी एक फेमस बुक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। उसमें उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि ऐतिहासिक तथ्य सिर्फ एक होता है। उस पर अलग अलग विद्वान अपना विश्लेषण करते हैं, अपनी चर्चाएं करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं और तब एक तर्क प्रस्तुत करते हैं। अगर हम देखें तो इसी तरह एक प्राच्यवादी विचारधारा
और एक उपयोगितावादी विचारधारा का जन्म होता है। प्राच्यवादी विचारधारा में जो अधिकारी ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ पर कार्य कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेते रहे और उन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को करीब से जाना। ये बात मैं कर रहा हूँ 18वीं सदी के स्टार्टिंग की, 18th सेंचुरी स्टार्टिंग। उनमें हम 2-4 नाम फेमस हैं, जैसे विलियम्स जोन्स, हॉलहेड, विलिकन्स, कार्ल ब्रुक्स और कनिंघम। ये सारे विद्वान प्राच्यवादी विचारधारा को फॉलो करते थे और इसमें इंटरेस्ट लेते थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति की जो उपलब्धियां थी, जो इन्होंने जाना यहाँ से, यहाँ का स्टडी मटेरियल पढ़ के, यहाँ पर घूम घूम कर जो अपने कार्यकाल के दौरान चीज़ें सीखी, उसको जाके पश्चिम सभ्यता को सिखाने की कोशिश की। पश्चिम सभ्यता को हमारी सभ्यता से रूबरू कराने की कोशिश की, जिससे जो हमारी संस्कृति और सभ्यता थी वो पश्चिम विश्व में उद्घाटित हुई। यही वो विद्वान थे जिन्होंने कहा कि जर्मनी और बर्लिन भारत के बनारस के बराबर है। ऐसी तुलनाएं आपको यूरोप में बहुत सी जगह मिलती हैं। इसी तरह यूरोप के और भी विचारक और भी विद्वान भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रुचि लेने लगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक जर्मन प्राच्यवादी विचारक मैक्स मुलर हुए। उनको यहाँ की समझ ही नहीं थी, यहाँ के बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन इसी बेस पे उन्होंने भारत के बारे में ऐसा लिखा जैसे मार्क्स और वेबर ने लिखा है। मैक्स वेबर। कहीं ना कहीं तो इस सारी कहानी के पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। अगर उद्देश्य की बात करें तो इन औपनिवेशिक विचारकों या साम्राज्यवादी विचारकों की जो मेन थीम थी, उसमें सबसे पहले वो ये जानते थे कि भारत पर शासन बिना भारत की समझ के नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हम बात करें भारत के गुजरात में जो मारवाड़ी व्यापार करते हैं, पूरे विश्व में उनसे अच्छा व्यापार कोई नहीं कर सकता। भारत की कृषि में जो छोटे छोटे जोत के किसान हैं, उनसे अच्छी छोटी भूमि पर कृषि का ज्ञान किसी को नहीं। इस बात को वो भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रुचि ली। अब देखिए, एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य केवल एक ही रहेगा, लेकिन उस पर विश्लेषण और विचारक अलग रहेंगे। कोई भी विद्वान किसी चीज़ को देख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, हो सकता है उसका नज़रिया अलग हो। इसी तरह भारतीय इतिहास के लेखन में या जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, उनमें सबसे पहले साम्राज्यवादी विचारक, जिसमें आपके प्राच्यवादी और उपयोगितावादी आते हैं। उसके बाद आपके राष्ट्रवादी विचारक। राष्ट्रवादी विचारकों ने जिस तरह से इतिहास लिखा, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारी कमियां रहीं। फिर एक फ्री राइटर्स होते हैं, जिन्होंने किताबें लिखी, प्रमाणिक स्रोतों से लिखी, वहाँ से भी आपको इतिहास लेखन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। किसी ने इतिहास लेखन का केंद्र अर्थव्यवस्था को बनाया कि जब तक समाजवाद नहीं आएगा तब तक इस विश्व का कल्याण नहीं होगा। और वो, जैसे मार्क्स की बात करें तो समाजवादी विचारकों में मार्क्स फर्स्ट स्टेज पे आते हैं। यहाँ तक आप जान चुके होंगे, यहाँ की इतिहास की बहुत सारी विचारधारा है। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी इतिहास की बुक पढ़ने से पहले, या मैं तो कहूँगा किसी भी विषय की अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके विचारक, उसका लेखक की विचारधारा को जानने का प्रयास करें कि किस माइंड ऑफ फ्रेम में रहते हुए उसने वो किताब लिखी। जो तथ्य दे रहा है उनको किस विचारधारा पे वो पुष्ट कर रहा है। देयर आर ए लॉट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स इन हिस्ट्री। यू हैव टू नो अबाउट ऑल द स्कूल ऑफ थॉट्स, तभी आप एक निष्पक्षता से इतिहास लेखन कर पाएंगे। अगर किसी प्रश्न का उत्तर देते समय अगर आपकी निष्पक्षता में कहीं भी थोड़ा बहुत भटका हुआ, तो आपके उत्तर का स्तर कम हो जाएगा। हम बात कर रहे थे उपयोगितावादी दृष्टिकोण की और प्राच्यवादी दृष्टिकोण की। अगर प्राच्यवादी दृष्टिकोणों का हमने पहला उद्देश्य बताया कि वो जानते थे कि भारत पर शासन केवल और केवल भारत को जानकर किया जा सकता है। दूसरा, वो ब्रिटिश शासन को वैधता प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि जब तक आप कोई भी शासन लंबे समय तक नहीं चलेगा जब तक उसकी वैधता ना हो, वो गवर्नमेंट वैध ना हो, वैधानिक ना हो, जनता उसको नहीं मानेगी। आप एक हाल ही का एग्जाम्पल अफ़गानिस्तान और तालिबान का ले सकते हैं। लेकिन इसमें हम इस बात से भी पीछे नहीं रहेंगे कि कहीं ना कहीं प्राच्यवादियों का योगदान भी
हमारे इतिहास को बहुत रहा है। जैसे विलियम जोन्स ने 1784 में सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका आगे चलकर बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इन संस्थानों ने भारतीय प्राचीन ग्रंथों की खोज की, जैसे रामायण, महाभारत, उस पर रिसर्च किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसको वेस्टर्न कल्चर में दिखाया। जो उपलब्धियां हमारी संस्कृति की थी वो जाकर उन्होंने वेस्टर्न कल्चर में उसको शो किया। अब जब भाषाओं का रूपांतरण हो रहा था, अलग अलग भाषाओं में हमारे ग्रंथों का रूपांतरण हो रहा था, उस समय यूरोप के बहुत सारे विचारकों ने हमारे इतिहास को समझने का प्रयास किया। हमारे साहित्य में ऐसा क्या रहा, हमारे पुरातत्व में ऐसा क्या रहा, हमारी सभ्यता, संस्कृति पूरे विश्व में विख्यात क्यों हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान इन प्राच्यवादी विचारकों को दिया जा सकता है। इतिहास में एक बिंदु में सबसे ज़रूरी आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी 100% कोई भी स्टेटमेंट ना तो सही होगा और ना ही गलत होगा। आपको अपनी लेखन शैली में हमेशा उसका संतुलन में बनाए रखना है। अब जैसे इन्हीं की देन थी कि यहाँ पे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ, जिसने जाकर हड़प्पा जैसी सभ्यता की खोज की, जिससे हम भी अपने अतीत को जान सकें। इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता की खोज करना आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं प्राच्यवादी विचारक अपने काम में अच्छा किए, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करना। इसी तरह अगर हम बात करें तो प्राच्यवादियों के सामने खड़े थे उपयोगितावादी विचारक। जिस तरह प्राच्यवादियों ने हमारी सभ्यता संस्कृति को अच्छा बताया, उसके योगदान को पश्चिमी सभ्यता से परिचित कराया, इसी तरह उपयोगितावादी से विचारक इसके विपरीत खड़े हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पतनशील करार दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही भारतीय समाज विकसित हुआ है। भारतीय समाज पिछड़ा हुआ समाज, भारतीय समाज की कोई भी उपलब्धि नहीं है। इसी तरह एक अलग विचारक जैसे उपयोगितावादी चिंतक में जेम्स मिल, जिसने निरंकुशता तथा ईरान से इधर आने वाले राज्य निरंकुश शासकों द्वारा ही शासित करते हुए बताया। उसने कहा जितने भी शासक ईरान से इधर शासन कर रहे हैं वो सारे के सारे निरंकुश हैं, बलपूर्वक शासन कर रहे हैं। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ने एशियाई उत्पादित प्रणाली की अवधारणा का आधार दिया। जेम्स मिल ने सबसे पहला इतिहास लेखन किया जो 19वीं सदी में हमारे सामने आया। अगर इसकी उपलब्धि में हम जाएं तो हम पाएंगे कि इसकी भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कुछ सीमाएं रही, जहां इतिहास के कालों का नामकरण करने की तो सोच समझ इसने उत्पन्न की। उसी योजना के तहत भारत के इतिहास में मुस्लिम व्याख्या और हिंदू मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल में इसने भारत के इतिहास को वर्गीकृत कर दिया। ये मैंने आपको दो उदाहरण सिर्फ इसलिए दिए कि आपको समझना चाहिए कि इतिहास लेखन के पीछे कितना बड़ा आधार रहता है। ये बच्चों का खेल तो है नहीं कि कोई भी आया और उसने लिख के चला गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिसर्च, बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। एक बहुत बड़े चिंतक यहाँ पे अपनी बुद्धि, अपना अनुभव का प्रयोग करते हैं और एक इतिहास के लेखन में सहायता देते हैं। अगर हम बात करें कि इनसे भी अलग विचारधाराएं, लेटेस्ट जो राइटर्स हुए हैं उन्होंने बहुत सारे स्रोतों के जरिए अपना ज्ञान अर्जित किया और कंबाइंड करके एक बुक लिख देते हैं। कहीं ना कहीं जब हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें दो तीन चीज़ें दिमाग में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली कि हम जब पढ़ें तो प्रमाणिक स्रोतों से पढ़ें। दूसरी, जिसने लिखा है उसकी विचारधारा क्या थी। तीसरी, हम जो उत्तर लिख रहे हैं उसमें हमारे में संतुलन होना चाहिए। हम बिल्कुल निष्पक्ष विचारधारा के तहत अपना उत्तर देंगे। जैसे विश्व इतिहास से शुरुआत अगर आप करते हैं अपनी यूपीएससी की रणनीति की, विश्व इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंसान बनाता है। जैसे एथिक्स का सार केवल 3 शब्दों में। सत्यनिष्ठा क्या है? सत्यनिष्ठा मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और जो कर्म से, तीनों में समान है, वही एक सच्चा सत्यनिष्ठ है। इसी तरह विश्व इतिहास में अगर आप पुनर्जागरण, प्रबोधन और उनका अनुप्रयोग, आगे आने वाली क्रांतियों में विचारकों का योगदान अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको
आधुनिक भारत पढ़ने में, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने में और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने में आसानी होगी। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि जब मैं आपको विश्व इतिहास के बारे में बताऊँगा तो आप निष्पक्षता को प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आपके विचार निष्पक्ष होते जाएंगे, इतिहास के उत्तर आपके लिए उतने ही आसान होते जाएंगे। हमेशा याद रखना कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप कहीं भी जाति, वर्ग, क्षेत्र, वर्ण, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में अपने विधिक कर्तव्यों से दूर नहीं होंगे। आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे। जैसे एक इतिहासकार अगर किसी विचारधारा को लेकर अपना इतिहास लेखन करता है तो वो कहीं ना कहीं किन्हीं परंपराओं, किन्हीं कुरीतियों या किन्हीं रीतियों या किन्हीं स्रोतों पर पूर्वाग्रसित रहता है। इसीलिए यूपीएससी चाहता है एक ऐसा अभ्यर्थी, एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जो इन सभी विचारधाराओं से दूर होकर एक निष्पक्षता से इनका सभी का निचोड़ लेके अपना उत्तर दे। इसीलिए इनको किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती। यहाँ आप अपने साध्य के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आपके साध्य पवित्र है तो उतना ही पवित्र आपका साधन होना चाहिए। इसी तरह आप इस युद्ध में अगर उतर चुके हैं तो अपने साधनों को किस तरह प्रयोग करना है, कितनी उचित स्तर पर आपको अपना स्तर लाना है, वो अभी से उसका प्लान करना पड़ेगा। मैं आपका हर समय मार्गदर्शन करता रहूँगा और इस सीरीज़ में ये एक इंट्रो क्लास थी। आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में पहले हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे। विश्व इतिहास में टॉपिक वाइज अध्ययन होगा जो आपका सिलेबस में दिया गया है। उस पर संभावित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें वो आपको बताया जाएगा, जो आपके जीएस पेपर 1 में भी काम आएगा। उसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो हमारा एक भाग कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 2। इसी तरह अगली सीरीज़ में हम पेपर 1 कंप्लीट करेंगे। जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार हो जाता है, उससे आप हाफ तैयारी, आपकी 50% प्रिपरेशन तैयार हो जाती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।